बच्चे किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कि हम पढ़ रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एवरेज करंट पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपर हाफ के लिए एवरेज करंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है और लोअर हाफ के लिए उतनी ही वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ओवरऑल करंट की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट हो गया ज़ीरो। तो बच्चे अगर एवरेज करंट ज़ीरो हो गया फुल साइकिल के लिए, तो ये सिग्निफिकेंस क्या है इस बात का? ठीक है, तो इस मतलब कोई सिग्निफिकेंस तो है नहीं है। एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू करंट की ज़ीरो है। एवरेज मतलब सारी वैल्यूज़ का सम अप। लेकिन कुछ करंट फ्लो तो किया ना, तो वो करंट कैसा फ्लो किया? तो उसके लिए हमें इस आर्टिकल की ज़रूरत है। वो कैसे? जितनी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको हम अगर स्केयर करते हैं, स्केयर करने से क्या होगा? वो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी। और उस स्केयर को बैलेंस कैसे किया जाए? रूट लेके। मीन तो पहले है ही है, मीन वैल्यू है, क्योंकि एवरेज वैल्यू हम निकाल चुके हैं, उनका स्केयर कर दीजिए और स्केयर को बैलेंस करने के लिए रूट ले लें। तो वो बन गई रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो उससे क्या होगा? क्योंकि एवरेज वैल्यू एक पूरे साइकिल के लिए ज़ीरो बन रही थी, तो वो इफेक्टिव वैल्यू नहीं थी। मीन्स हमें अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन एवरेज वैल्यू तो उसका आंसर एक साइकिल के लिए ज़ीरो दे रही है, तो वो इफेक्टिव आंसर नहीं आ रहा। तो हमें इफेक्टिव बनाने के लिए नीचे वाली नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे होती है? स्केयरिंग करके, और स्केयरिंग करने के बाद रूट लेना पड़ेगा मीन वैल्यू का। तो इसलिए हमें इस आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। और इसे वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, ये दोनों इसकी डेफिनेशन नेम है। अब ये है क्या? इसमें होता क्या है कि जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, सपोज एक डायरेक्ट करंट है, हमने किसी सर्किट में एक रेजिस्टर के साथ डायरेक्ट करंट लगा दिया। ठीक है, इस डायरेक्ट करंट ने इस रेजिस्टर को गर्म करना है, हीट प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि जहाँ पर भी करंट फ्लो करता है वहाँ पे हीट फ्लो होती है। ठीक है, तो डीसी करंट कितनी हीट इस रेजिस्टर में प्रोड्यूस कर रहा है टी टाइम में, उतनी ही हीट अगर ऑल्टरनेटिंग करंट जिस वैल्यू पे बना देगा इस रेजिस्टर में, जितनी हीट जनरेट कर देगा, तब इसकी जो आरएमएस वैल्यू है आई आरएमएस, वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, मीन्स हम ऐसे आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते ऑल्टरनेटिंग करंट की। उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने किसी सर्किट में डीसी की सप्लाई दी। इस डीसी की सप्लाई ने एक फुल साइकिल में जितनी हीट इस रेजिस्टर में जनरेट करी है, जितनी हीट इसने जनरेट की है, उतनी ही हीट ऑल्टरनेटिंग करंट सेम टाइम में जनरेट जब कर देगा, उस करंट की वैल्यू को आरएमएस वैल्यू बोलेंगे। फाइन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी फिर? डेफिनेशन इसकी बनेगी कि दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would generate the same amount of heat, which would generate same amount of heat in a given resistor। ये resistor का मैंने symbol बना दिया है। in a given resistor in given time as it done by AC, as it done by AC in the same resistor for the same time। फाइन, तो ये है इसकी डेफिनेशन। ओके बच्चे, मैं डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रही हूँ। डीसी करंट ने इस रेजिस्टर के अंदर जितनी हीट प्रोड्यूस की टी टाइम में, उतनी ही हीट जब ऑल्टरनेटिंग करंट लगाने पे सेम टाइम में प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उस करंट की वैल्यू को बोल देंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। पिछले आर्टिकल में चार्ज जनरेट किया था, इस आर्टिकल में हीट जनरेट कर रहे हैं थ्रू रेजिस्टर। तो ये मेथड है, क्योंकि हम ऐसे मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट की वैल्यू वेरी कर जाती है। तो ये मेथड है एवरेज वैल्यू और हीट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने का। तो अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ऑल्टरनेटिंग करंट। फाइन, ये करंट फ्लो कर रहा है रजिस्टर में। लेट दिस करंट इज फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर आर इन अ वेरी स्मॉल टाइम डी टी। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है ये करंट फ्लो करने पे, उसकी वैल्यू क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन दिस करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज
स्मॉल अमाउंट DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt। ये हीट का फॉर्मूला होता है, ये जाउल्स हीटिंग लॉ से निकालते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट जनरेटेड, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बट अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम इसे ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हीट जो ट्रांसफर हुई है ये वन कंप्लीट साइकिल में हुई है, मीन्स 0 से लेके T तक फुल साइकिल में। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे जब हम, DH की इंटीग्रेशन हो जाएगी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। आई और आर टी पे डिपेंड नहीं करते, तो इंटीग्रेशन होनी है सिर्फ ये वेट, ये मैंने अभी सिर्फ वैल्यू पुट की है, 1 मिनट में ये स्टेप कट कर रही हूँ। DH की इंटीग्रेशन के लिए मैंने ऐसे सिंबल लगा दिया, आई स्क्वायर आर डी टी। इसकी इंटीग्रेशन के लिए भी मैंने सिंबल लगा दिया फ्रॉम 0 to T। पुट 1 in 2, आई की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। देखिए स्टेप, DH की इंटीग्रेशन H, आई की जगह वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी स्क्वायर आर डी टी। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to T। तो यहाँ पे देखिए आई नॉट की स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर, साइन ओमेगा टी की स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इस स्टेप को मैं दोबारा लिख रही हूँ नेक्स्ट पेपर पे। H इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आर भी इंटीग्रेशन से बाहर और आर भी इंटीग्रेशन से बाहर। इंटीग्रेशन होनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली, तो इसे ऐसे लिख दिया। अब देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे, आई नॉट आर, आई नॉट स्क्वायर था सॉरी, आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 साथ में डी टी। बच्चे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, तो फार्मूला हमने खोला 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ये फार्मूला है। तो H इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर फ्रॉम 0 to T, ये 2 भी मैंने बाहर कर दिया, 1 को dt से मल्टीप्लाई किया dt, और cos 2 ओमेगा टी को भी dt से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी, cos 2 ओमेगा टी dt। मीन्स ब्रैकेट सॉल्व की, ये 2 पहले बाहर कर दिया, 1 को dt से किया dt, cos 2 ओमेगा टी को dt से किया cos 2 ओमेगा टी dt। लिमिट्स दोनों की अलग अलग कर दी फ्रॉम 0 to T 0 to T, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। अब cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व हो सकती है, तो dt की इंटीग्रेशन आएगी T, H इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, dt की इंटीग्रेशन T और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, dt की इंटीग्रेशन T पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन साइन cos 2 ओमेगा टी की साइन 2 ओमेगा टी, इस 2 ओमेगा टी की दोबारा से होगी, t की 1 हो जाएगी और 2 ओमेगा डिनोमिनेटर में आएगा, और इसकी लिमिट है फ्रॉम 0 to T। तो dt अब नहीं आएगा दोनों तरफ क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुकी है, इसकी लिमिट्स पे पुट हो चुकी हैं। H इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, यहाँ पे आ गया t माइनस 0 माइनस 1 बाई 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट, फिर स्मॉल टी की जगह लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करेंगे टी की जगह तो सारा फैक्टर 0 एंड साइन 0 0, सारी टर्म बन गई 0, टी से टी कैंसिल, साइन 4 पाई वो भी होता है 0, साइन 4 पाई इज 0, तो ये भी टर्म 0 बन गई, ये भी 0 ये भी 0, मीन्स इस पूरी टर्म की इंटीग्रेशन हो गई 0। वैल्यू क्या बची, H इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ये जो T है सिर्फ यही बचा, साइन 4 पाई को 0 पुट करने पे, तो H का आंसर आ गया आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। सपोज दिस इज इक्वेशन 4, फाइन। अब देखिए अगर RMS वैल्यू जो करंट की, हम इफ RMS वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय IV मतलब वर्चुअल वैल्यू या फिर RMS वैल्यू, तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सेम रेजिस्टर इन द सेम टाइम, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जितनी हीट जब प्रोड्यूस हो जाएगी सेम, तो उस करंट को बोलेंगे IRMS। तो इसलिए वो वैल्यू कितनी है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर
आर टी, ये हीट का फॉर्मूला लगाया। सेकेंड सर्किट में जब हमने ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया, जब ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करने पे सेम हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, सेम टाइम में, सेम रेजिस्टर में, तो उसे हम बोल देंगे वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट आई वी या आर एम एस वैल्यू। फाइन। तो मैंने फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को इक्वेट किया, यहाँ से ये एच के इक्वल है, ये भी एच के इक्वल है, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर रहे हैं। आई नॉट स्केयर आर बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू आई वी स्केयर आर इंटू टी। आर एंड टी आर कैंसल, सो आई वी स्केयर इज इक्वल टू आई नॉट स्केयर बाई टू। अब रूट, ये स्केयर जब मैं हटाऊंगी तो ये स्केयर तो बैलेंस हो गया, लेकिन नीचे आ जाएगा रूट टू, आई नॉट रूट टू। फाइन। तो जो वर्चुअल वैल्यू यहाँ से बनी आई वी इज इक्वल टू आई नॉट रूट टू। ठीक है, ये है आफ्टर सॉल्विंग, मीन्स ये जो फैक्टर है ये आई वी के इक्वल है। फाइन। क्योंकि ये जब स्केयर हटाया तो पूरा स्केयर रूट हो जाएगा, टू से रूट कैंसिल हो जाएगा और टू के ऊपर रूट टू आ जाएगा। तो वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। रूट टू की वैल्यू पुट करें अगर हम 1.41, तो इसे सॉल्व करने पे वर्चुअल वैल्यू का आंसर आएगा 0.70 आई नॉट। So this is the result of this article, and we can conclude that RMS value or virtual value of AC is equal to 70.7% of peak value of current. I naught is peak value. I am repeating it again. Virtual value of current is equal to 70.7% of the peak value of the current. Fine. तो देखो, अगर पेपर में आए रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, मीन्स करंट की ऑल्टरनेटिंग वैल्यू नहीं पूछी है, करंट की रूट मीन स्केयर वैल्यू नहीं पूछी है, आपको ईएमएफ की पूछी है। तो कैसे करना होता है, पूरा आर्टिकल सेम होता है, हीट का फॉर्मूला सेम, डी एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर डी टी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देनी है इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, मतलब डी एच, आई की वैल्यू होती है ई बाय आर, ई स्केयर बाय आर, और यहाँ पे बन जाएगा आर स्केयर। तो जैसे होता है ना ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, तो I क्या हो गया V बाय आर। ठीक है, तो V की जगह हम लिख रहे हैं E बाय आर, क्योंकि हम EMF को E से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो I स्केयर था तो क्या क्या बन जाएगी वैल्यू, I स्केयर की हो जाएगी E स्केयर बाय आर स्केयर। तो DH हो गया E स्केयर बाय आर इंटू डी टी, और E की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू होगी E नॉट साइन ओमेगा टी, स्केयर है तो इसकी भी स्केयर, इसकी भी स्केयर। फिर ये आर एज इट इज़ इंटीग्रेशन कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन सेम, बाकी सारा आर्टिकल सेम। पिछले आर्टिकल का जो आंसर आया था वो था आई वी इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू। तो इस आर्टिकल का आंसर करंट में नहीं आएगा, आंसर आएगा वोल्टेज में, तो मीन्स ईएमएफ में ई वी इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट टू। बाकी सारे स्टेप सेम, जस्ट ये चेंजेस के साथ आप पिछले आर्टिकल को, करंट के आर्टिकल को ईएमएफ में, ईएमएफ के टर्म्स में बना सकते हैं। फाइन।